Now it's the time for one of the most anticipated presentation, and trust me it is, because there are very few speakers in India who talks about this topic. हमने बहुत सारे topics सुने which were close to market or investments. We have been hearing what we are doing, but something which is very important, but we tend to miss. Not even 1% of Indians have their wills in place. And even more important, seeing the COVID times we have just passed through, how important this topic is. And we are very lucky and blessed to be having Deepak sir here, Director AFM India, and this topic is personally very close to his heart, because I'm once again repeating, estate planning education is only available at AFM in entire India. You won't find any institute who is delivering you structured qualification on estate planning. And today's topic is navigating wills for financial advisors in India. A big round of applause for Deepak sir, because it's a wonderful topic, I'm sure, for all of you. Thank you so much. Good afternoon, everyone. Because I am in North India and I know most of you are very comfortable with Hindi than English, so I'll make it a English presentation, right? तो बेसिकली जो प्रेजेंटेशन है वो विल्स के ऊपर है, राइट? विल के ऊपर है, पर विल एक चीज़ से जुड़ा हुआ है बहुत क्लोजली, जिसे हम कहते हैं एस्टेट प्लानिंग, राइट? तो आज मैं क्या करने वाला हूँ आपके साथ, व्हाट इज एस्टेट प्लानिंग, व्हाई यू शुड डू योर एस्टेट प्लानिंग, व्हाट इज अ विल, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ विल, व्हाई यू शुड राइट योर विल, एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ विल, राइट? तो वील बी कवरिंग ऑल ऑफ दिस इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर और सो. चलिए, अब पहली बात ये करते हैं, व्हाट मेक्स अप योर एस्टेट. जब भी मैं एस्टेट प्लानिंग का सेशन शुरू करता हूं, सबसे पहले मुझे लोगों को बताना पड़ता है ये रियल एस्टेट के बारे में नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं ये रियल एस्टेट के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, राइट? क्योंकि ये वर्ड एस्टेट कॉमन है बिटवीन रियल एस्टेट एंड एस्टेट प्लान. तो आपकी एस्टेट क्या है? एवरीथिंग विच यू ओन टुडे इज योर एस्टेट. एवरीथिंग विच विल ओन ऑन द डेट ऑफ योर डेथ इज ऑल्सो योर एस्टेट. And everything which will own post your death is also part of your estate. जो कुछ आपके पास आज है वो आपकी एस्टेट है, जो कुछ आपके पास होगा आपकी डेथ वाले दिन वो भी आपकी एस्टेट है, और जो कुछ आपको आपकी डेथ के बाद मिलेगा वो भी आपकी एस्टेट. पर हियर मेरा आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आप जानते हैं आज की डेट में आपके पास क्या क्या है? अगर मैं आपको एक प्लेन पेपर दूं और कहूं कि अपने सारे एसेट्स का नाम लिख दो, क्या आप एक कंप्लीट लिस्ट बना पाओगे अपने एसेट्स की? कितने लोग यहां पे कहते हैं उन्हें पता है कि आज की डेट में क्या ओन करते हैं? ओके, गुड. मुझे 12 साल हो गए ये काम करते हुए, अभी तक मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको पता उसके पास क्या क्या है. और मैं ये प्रूव करूंगा कि आपको भी नहीं पता आपके पास क्या क्या है. और इसके लिए बड़ा सिंपल एग्जांपल है. एक आदमी है बिजनेसमैन, उसने अपना बिजनेस अपने एल्डर सन को दिया थ्रू अ विल. एल्डर सन के नाम विल बनाई और बिजनेस दे दिया. क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, उसकी डेथ के बाद बड़े लड़के को तो बिजनेस मिल गया, छोटे को, उस छोटे के हाथ में उसके मोबाइल फोन नंबर और ईमेल आईडी आ गया. अब क्या होगा? बिजनेस गया बड़े वाले को, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर किसके नाम पास आ गया? छोटे वाले पे. अब क्या होगा? या तो बिजनेस ट्रांसफर होगा एल्डर से यंगर पे, या दोनों भाई लड़ेंगे. और ये दोनों ही चीजें ये आदमी नहीं चाहता था जब उसने अपनी विल बनाई. पर जब मैं आपको आपकी विल बनाने को कहूंगा, आप में से कितने लोग उस विल में लिखोगे मेरी डेथ के बाद मेरा मोबाइल फोन नंबर इसको देना, मेरी ईमेल आईडी इसको देना? क्या आपका मोबाइल फोन नंबर एक एसेट है या नहीं है? एसेट क्या है? जिस भी चीज को पैसों में कन्वर्ट कर पाओ वो एसेट है. और शायद आपके बिजनेस में आपका फोन नंबर आपका सबसे बड़ा एसेट है, जो आपके लिस्ट ऑफ एसेट्स में नहीं होगा. प्रॉब्लम क्या है? आज की डेट में जो एसेट्स हैं वो बदल गए हैं. एक आदमी के पास 4 तरीके के एसेट्स होते हैं आज की डेट में. पहला है फिजिकल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ज्वेलरी. दूसरे हैं फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड एटसेट्रा. तीसरे जो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं आज की डेट में, उनको मैं कहता हूं डिजिटल एसेट्स. मोबाइल फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट यूआरएल, डोमेन होस्टिंग, क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, माइल्स ऑन एयरलाइन. क्या ये सब एसेट्स नहीं है?
और लास्टली है इंटेंजिबल एसेट्स, आपका नेटवर्क, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी स्किल्स। और जब तक आप इन चारों की कंप्लीट लिस्ट नहीं बनाओगे, आप अपनी एस्टेट के साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे, राइट। तो एस्टेट क्या है? जो कुछ आपके पास आज है वो आपकी एस्टेट है। फिर मैंने लिखा जो कुछ आपको डेथ के बाद मिलेगा वो भी आपकी एस्टेट है। वो क्या चीज है जो शायद आपको आपकी डेथ के बाद मिल जाए? अपार्ट फ्रॉम अ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम विच यू ऑलरेडी नो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देयर वाज दिस पर्सन who was traveling in that Malaysian aircraft that crashed, right? And post his death, government of Malaysia paid a claim of 5 crore rupees. Who owns this 5 crore rupees? किसका ये 5 करोड़ रुपया? एक आदमी है, उस मलेशियन एयरक्राफ्ट में था जिसकी जो क्रैश हो गया, उसकी डेथ के बाद क्लेम आया 5 करोड़ रुपए का। अब ये किसको मिलेगा डेथ के बाद? कौन इसका ओनर है? और आप लोग कहेंगे लीगल हेयर्स, परिवार, बच्चे, जो कि बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अगर आप कहते हैं लीगल हेयर्स, तो मैं आपसे पूछूंगा हु गेव अप हिज लाइफ फॉर दिस मनी? द पर्सन हु वाज ट्रैवलिंग। एक्चुअल में ये पैसा उसका है जिसकी डेथ हुई है, और ये व्यक्ति अपने जीते जी इस पैसे को अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था, क्योंकि ये उसकी एस्टेट का पार्ट है। अब आप मुझसे पूछेंगे मैं उस पैसे को कैसे दे सकता हूं जो मुझको नहीं पता कभी मेरा होगा? अगर आप एक विल अच्छे लॉयर से बनवाएंगे, वो हमेशा एक क्लॉज डालता है विल में, जिसे कहते हैं रेसिडुअल क्लॉज और द रिमाइंडर क्लॉज। वो बेसिकली कहता है अगर मैंने कभी कुछ ऐसा ओन किया जो मेरे पे आज नहीं है, तो वो इन लोगों को देना इन प्रोपोर्शन में, ये रेसिड्यू हो जाएगा। और कई बार रेसिड्यू मेन से बड़ा हो जाता है। तो व्हाट इज योर एस्टेट? एवरीथिंग विच यू ओन टुडे इज योर एस्टेट, एवरीथिंग विच यू ओन ऑन द डेट ऑफ योर डेथ इज योर एस्टेट, एंड एवरीथिंग यू ओन पोस्ट योर डेथ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एस्टेट, राइट? तो मेरे पे ये क्वेश्चन बार बार आता है, एस्टेट प्लानिंग, डू आई नीड इट? क्या मुझे एस्टेट प्लानिंग की जरूरत है? इसके लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, और मैं चाहता हूं आप सब पार्टिसिपेट करें इन क्वेश्चंस के लिए। बड़ा आसान तरीका है पार्टिसिपेट करने का। मेरे हर एक क्वेश्चन का आंसर 2 ही है खाली, या तो यस या नो। अगर आपका आंसर यस है आप मुझे थम्स अप देंगे, आपका आंसर नो है तो आप मुझे थम्स डाउन देंगे। अगर आपका आंसर यस आई वांट दिस टू हैपन है तो आप मुझे थम्स अप देंगे। यस आई वांट दिस टू हैपन, यस आई वुड लाइक दिस टू हैपन, यस इट वुड बी गुड इफ दिस हैपन्स, तो आप मुझे थम्स अप देंगे, अदरवाइज थम्स डाउन। ऑल ऑफ यू आर विद मी? गिव मी अ थम्स अप। ग्रेट, राइट, गुड। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है, डू यू वांट टू हैव फुल कंट्रोल ओवर योर प्रॉपर्टी व्हाइल यू आर अलाइव? क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी आपके ही कंट्रोल में रहे आपके आखिरी सांस तक? हम सबको इंश्योर करना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी हमारे ही कंट्रोल में रहे हमारी आखिरी सांस तक। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्रोल है आपका आपकी प्रॉपर्टी पे, यही आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। और जो लोग अपनी प्रॉपर्टी पे अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं अपने जीते जी, वो इस दुनिया के सिंघानिया बन जाते हैं। ऑल ऑफ यू नो द रेमंड केस। फादर ने जीते जी 1000 करोड़ रुपए के शेयर दे दिए बेटे को। आज फादर कहां है? रोड पे। तो अगर रोड पे नहीं आना है तो अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी का कंट्रोल किसी को मत दीजिए। दुनिया में सबसे प्यार करिए, पर अपने से ज्यादा किसी से मत करिए। सबसे ज्यादा प्यार किससे करना है? अपने आप से। देयर इज वर्च्यू इन सेल्फिशनेस, देयर इज वर्च्यू इन सेल्फिशनेस। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, डू यू वांट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस इन केस यू बिकम डिसेबल्ड? सपोज आप कोमा में चले जाते हैं, पैरालिटिक हो जाते हैं, मेंटली अनसाउंड हो जाते हैं, क्या ऐसी स्थिति में भी आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहेंगे? एटलीस्ट फाइनेंशियली इफ नॉट फिजिकली। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू डू दैट? आई थिंक ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू डू दैट। ग्रेट। अब मेरा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू यू वांट टू गिव व्हाट यू वांट टू whom you want, the way you want and when you want after your death? क्या आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति आपके बाद उसी को मिले जिसको आप देना चाहें, उसी टाइम मिले जिस टाइम आप देना चाहें,
उसी तरह से मिले जिस तरह से आप देना चाहें, और उतनी ही मिले जितनी आप देना चाहें। इसका मतलब आप जीते जी तो अपनी प्रॉपर्टी पे अपना कंट्रोल रखना ही चाहते हो, मरने के बाद भी कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते। मरने के बाद भी चाहते हो मेरी मर्जी से बटे, जिसको मैं देना चाहूं उसी को मिले, उतनी मिले, उसी समय मिले और उसी तरह से मिले। और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, डू यू वांट टू सेव एवरी लास्ट प्रोफेशनल फीस, ट्रांसफर कॉस्ट एंड कोर्ट कॉस्ट रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ योर वेल्थ? क्या आप चाहते हैं जो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम यू टू योर नेक्स्ट जनरेशन इज वेरी इजी फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन? क्या आप चाहते हैं आपकी अगली पीढ़ी को आपकी संपत्ति आसानी से मिल जाए, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना कोर्ट जाए हुए? अब आप में से कितने लोगों ने इन चारों क्वेश्चंस के आंसर यस करें? प्लीज रेज योर हैंड। अगर आपने इन चारों क्वेश्चंस के आंसर यस करें तो आपको एस्टेट प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एस्टेट प्लानिंग ही वो तरीका है जिससे इन चारों के क्वेश्चन हां होंगे। राइट? चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन भी मैं बार बार पूछता हूं, इज एस्टेट प्लानिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग योर वेल्थ? क्या एस्टेट प्लानिंग का पर्पस आपकी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना है? क्या इसका पर्पस आपकी वेल्थ को डिवाइड करना है? क्या इसका पर्पस आपकी वेल्थ को ट्रांसफर करना है? क्या इसका पर्पस एक्चुअल में वेल्थ है? एस्टेट प्लानिंग इज नॉट एट ऑल अबाउट वेल्थ। ये वेल्थ का मामला ही नहीं है, ये वेल्थ के बारे में है ही नहीं। द रियल रीजन ऑफ डूइंग एस्टेट प्लानिंग इज नॉट योर वेल्थ। द रियल रीजन ऑफ डूइंग एस्टेट प्लानिंग is and always will be people you love the most। आपके जीवन में वो लोग जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो और एक दिन छोड़ के चले जाओगे, वो रीजन है एस्टेट प्लानिंग करने का। और अगर आप नहीं कर रहे तो आप उनसे दगाबाजी कर रहे हो जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हो, उनके साथ आप दगाबाजी कर रहे हो। एस्टेट प्लानिंग करने का असली रीजन क्या है? मे बी योर स्पाउस, मे बी योर चिल्ड्रन, मे बी योर पेरेंट्स समटाइम्स। ये कारण है जिसकी वजह से आपको आपकी एस्टेट प्लानिंग करनी है। पैसों के लिए नहीं, वेल्थ के लिए नहीं, आपकी प्रॉपर्टी के लिए नहीं, इन लोगों के लिए जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। और मैं ये बात प्रूव कर सकता हूं आप सबको कि एस्टेट प्लानिंग करने का रियल रीजन इज ऑलवेज ऑलवेज पीपल यू लव द मोस्ट, नेवर नेवर द वेल्थ यू लीव बिहाइंड। एक छोटी सी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार है मेरे साथ ऑल ऑफ यू? तो सीधे बैठ जाइए, दोनों फीट ऑन द ग्राउंड, सीधे बैठ जाइए, दोनों फीट ऑन द ग्राउंड, हैंड्स ऑन योर लैप, हाथ अपनी घुटनों पे रख लीजिए और अपनी आंखें बंद करें 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें, करें, कुछ नहीं होगा, बंद कर ले, बंद करें। एंड कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, अपने सांस पर ध्यान दे, कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, इनहेलिंग ऑफ ब्रेथ, exhaling of breath, inhaling of breath, exhaling of breath. Now imagine that you have just passed away. आपकी अभी अभी डेथ हुई है। How are people reacting to this news that you are no longer alive? लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस न्यूज के कि आप अब जिंदा नहीं हैं? कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है? Slowly take your thoughts to 3 months after you have died। 3 महीने बीत चुके हैं आपकी डेथ को। Now what is the scene? Now what is the scene? How are different parts of your life coming to terms with you not being alive? Who has become the new leader of the family in your absence? किसने सबको संभाल लिया आपके बाद? Does this person have the capacity, capability, discipline to do what you were doing? क्या इसके अंदर वही क्षमता है जो आपके अंदर थी? If this person would have died before you, then who would become the new leader of the family? Are there any assets of yours about which no one knows? क्या आपकी कोई ऐसी संपत्ति है जिसके बारे में आपने किसी को नहीं बताया? Do you have minor children? If both you and your spouse pass away while the child is minor, who gets the custody of your child? What are the biggest strengths of your family and what are their biggest weakness? Now slowly open your eyes and tell me
what were you thinking about? Your wealth or your family? बताएं, किसके बारे में सोच रहे थे? किसी के दिमाग में उसका AUM आया क्या AUM? नहीं, ये वेल्थ का मामला ही नहीं है। और ये जो आपने अभी एक्सरसाइज करी, ये पहला स्टेप है स्टेट प्लानिंग की तरफ से। इस एक्सरसाइज के बाद लोग ज्यादा तैयार हो जाते हैं। नहीं, आई कैन सी इट ऑन योर फेसेस, यू हैव लुक्ड एट डेथ। डेथ इज द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ विच वी इग्नोर। और मैं हमेशा कहता हूं, मेक योर डेथ ब्यूटिफुल। अपनी अंत समय को खूबसूरत बनाओ। शान से आए हो, शान से जाओ। आपके जाने के बाद लोग कहें बड़ी शान से गया, बड़े अच्छे से गया, ये नहीं कि हमारे लिए क्या छोड़ के गया। राइट? अब बात करते हैं व्हाट इज सक्सेशन। अब मैं विल के ऊपर आता हूं। व्हाट इज सक्सेशन? सक्सेशन क्या है? पासिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम अ डेड पर्सन टू लिविंग इज कॉल्ड सक्सेशन। तो एक मृत आदमी से एक जीवित आदमी तक उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज कैसे ट्रांसमिट होंगी, उसको सक्सेशन कहते हैं। और इसमें समझने की बात क्या है कि एक आदमी अपने मरने के बाद अपने एसेट्स को ट्रांसफर करता ही है, अपनी लायबिलिटीज भी ट्रांसफर करता है, बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। राइट? और दो तरीके की सक्सेशन होती है, टेस्टेट और इंटेस्टेट। टेस्टेट सक्सेशन वो है जब आपकी डेथ होती है एक विल बनाने के बाद, एक ट्रस्ट बनाने के बाद, जब आपने लीगली अपनी मर्जी बताई कि मेरे बाद कैसे डिवाइड करना, वो है टेस्टेट। और बिना मर्जी बताए चले गए तो इंटेस्टेट। तो यहां पे कितने लोग इंटेस्टेट हैं अभी? सभी हैं। चलो मैंने गलत क्वेश्चन पूछा, कितने लोग टेस्टेट है? वो गलत, वो सही क्वेश्चन था। राइट? चलिए, गुड। तो व्हाट आर द टूल्स ऑफ टेस्टेड सक्सेशन प्लानिंग? दो मेजर टूल हैं, विल और ट्रस्ट। राइट? आज का सेशन विल के ऊपर है, पर मेरी गलती होगी अगर मैं आपको ना बताऊं। इन एवरी वे ट्रस्ट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ वेल्थ ट्रांसफर देन विल। हर तरीके से ट्रस्ट एक बहुत अच्छा तरीका है देन विल। राइट? खाली उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीका है। और इंडिया में विल ही कॉमन नहीं है, ट्रस्ट तो बहुत दूर की बात है। राइट? वो प्रॉब्लम है। पर हर तरीके से ट्रस्ट इज बेटर देन विल। बट टुडे सेशन आई विल बी टेकिंग ऑन विल, मे बी इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ सेशंस वी डू, नेक्स्ट इवेंट वी विल टेक ट्रस्ट एज अ प्रोग्राम। तो व्हाट इज अ विल? विल क्या है? विल मीन्स अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ अ टेस्टेटर विथ रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी विच ही वांट्स टू कैरी आउट आफ्टर हिज डेथ। जब आप लीगली डिक्लेयर करते हो कि आपकी प्रॉपर्टी आपके मरने के बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसको विल कहते हैं। और इंडिया में हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, दे आर गवर्न्ड बाय द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 फॉर देयर विल, एंड मुस्लिम्स आर गवर्न्ड बाय द मुस्लिम सक्सेशन एक्ट 1935। हिंदूज का केस बड़ा अजीब है। अगर हम विल बना के मरते हैं तो हम पे इंडियन सक्सेशन एक्ट लगता है, अगर बिना विल बनाए चले जाते हैं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट लगता है। राइट? तो हमारा एक्ट भी एक नहीं है। मे बी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये सब चेंज हो जाएगा। चलिए, व्हाट डज अ विल हेल्प इन? फर्स्ट थिंग इट हेल्प्स इन इज क्लैरिटी रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन। विल क्लैरिफाइज हाउ वुड यू लाइक योर प्रॉपर्टी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर यू, एंड क्लैरिटी अवॉइड्स डिस्प्यूट्स। आप जितना क्लैरिफाई ज्यादा करोगे उतने कम चांसेस हैं डिस्प्यूट के। और लोग बहुत बार विल बनाते हैं पर प्रॉपरली नहीं बनाते, और वो तब भी डिस्प्यूट छोड़ जाते। बहुत कॉमन चीज जो मैं विल्स में देखता हूं वो ये है, जब आप पे फिजिकल प्रॉपर्टी है और आप परसेंटेज या रेशियोज लिख के चले जाते हो तो आप डिस्प्यूट छोड़ जाते हो। आप पे लैंड है, आपने कहा आधा बड़े लड़के को देना, आधा छोटे लड़के को देना, ये बताया नहीं कौन सा आधा। दोनों को सड़क के पास वाला चाहिए, पीछे वाला लेने को कोई तैयार नहीं है। आप पे ज्वेलरी है, आपने कहा 1/3 टू द एल्डर सन, 1/3 टू माई यंगर सन एंड 1/3 टू माई डॉटर। प्रॉब्लम क्या है? दोनों डॉटर इन लॉज और डॉटर को वही वाला नेकलेस चाहिए। आपने क्या छोड़ा? डिस्प्यूट। अगर आप पे लैंड है तो आप लैंड के मैप को विल का पार्ट बनाएं और उसमें निशान लगा के बताएं ये वाला पार्ट इसका, ये वाला पार्ट इसका।
अगर आप पे ज्वेलरी है, हर एक ज्वेलरी पीस की फोटोग्राफ क्लिक करो, उसके ऊपर एक नंबर डालो और फिर कहो 1 to 10 टू माई एल्डर सन, 11 to 20 टू द यंगर सन एंड 21 to 30 टू द डॉटर। जितनी ज्यादा आप क्लैरिटी छोड़ोगे उतने कम चांसेस हैं डिस्प्यूट के। क्लैरिटी अवॉइड्स डिस्प्यूट। तीसरा, विल इज अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहें तो आपकी विल प्राइवेट डॉक्यूमेंट रह सकती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट रह सकती है, पर ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी है विल की, ये पार्शल है, क्योंकि जब तक आप जिंदा हो तब तक तो कॉन्फिडेंशियल है, मरने के बाद ये पब्लिक हो जाएगी। और ये एक कमी है विल की, क्योंकि विल के अंदर दो डाटा ऐसे हैं जो हम नहीं चाहते पब्लिक को पता चले। एक है डिटेल्स अबाउट आवर प्रॉपर्टी, सेकेंड इज डिटेल अबाउट आवर रिलेशनशिप्स। दोनों पब्लिक हो जाते हैं। फोर्थ है, विल अलाउज यू टू मेक प्रोविजंस फॉर माइनर चिल्ड्रन। अगर आपके बच्चे माइनर हैं, 18 साल से कम हैं, तो विल से आप उनके गार्डियन अपॉइंट कर सकते हो। अगर आप पे एसेट्स इंडिया के बाहर हैं, उनको भी आप विल से ट्रांसफर कर सकते हो। अब यहां पे मेरे पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है, मेरे पे इंडिया में भी एसेट्स हैं, इंडिया के बाहर भी एसेट्स हैं, तो क्या मैं एक विल बनाऊं जिससे दोनों कवर कर लूं, या मुझे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग विल बनानी चाहिए? जनरली स्पीकिंग, मेकिंग विल्स इन द कंट्री वेयर द एसेट इज सिचुएटेड इज बेटर देन कंट्रोलिंग देम विद अ सिंगल विल, राइट? और अगर आपको किसी रिलेटिव को डिसइनहेरिट करना है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे इस रिलेटिव पे कुछ ना आए, तो विल बनाना कंपलसरी है, क्योंकि अगर वो लिस्ट ऑफ डिफॉल्ट लीगल हेयर्स में होगा तो उसको अपने आप एसेट मिल जाएंगे। तो ये 6 रीजंस हैं जिसके जो विल हेल्प करती है। वाई डू मोस्ट पीपल नॉट राइट अ विल? लोग कहते हैं आई एम मैरिड सो आई डोंट नीड टू मेक अ विल बिकॉज माई वाइफ और माई स्पाउस विल गेट एवरीथिंग आफ्टर मी। तो आप में से कितने लोग समझते हैं ये सही बात है कि आपकी डेथ के बाद आपकी वाइफ या स्पाउस को आपके सारे एसेट्स मिल जाएंगे? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे स्पाउस के अलावा और भी लोग हमारे लीगल हेयर्स हैं। तो आप में से बहुत कम लोगों ने विल बनाई है। तो आज की डेट में अगर आपकी डेथ होती है, क्या आपको पता है आपके लीगल हेयर्स कौन है, किसको कितने पैसे मिलेंगे? अगर आप नोट करना चाहें, मैं बता रहा हूं आपके कौन से लीगल हेयर्स हैं। तो सबसे ऊपर अपने फादर का, अपनी मदर का नाम लिखिए, इफ शी इज अलाइव। इफ यू आर लकी इनफ टू हैव अ मदर हु इज अलाइव टुडे, उनका नाम सबसे ऊपर लिखिए, राइट? इफ शी इज नॉट अलाइव, डोंट राइट हर नेम बिलो। और ये मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट है, पहले मैं मेल्स का बता रहा हूं, हिंदू मेल्स, राइट? उसके नीचे अपने स्पाउस का नाम लिखिए, अपनी वाइफ का नाम लिखिए इफ शी इज अलाइव। उसके नीचे अपने सारे बच्चों का नाम लिखिए, वन बिलो द अदर हु आर अलाइव टुडे। डजंट मैटर दे आर सन और डॉटर, मैरिड और अनमैरिड, मेजर और माइनर, एडॉप्टेड और बायोलॉजिकल, राइट? और उसके नीचे इफ एनी ऑफ योर चाइल्ड हैज पास्ड अवे लीविंग बिहाइंड अ चाइल्ड और स्पाउस, राइट द नेम ऑफ द चाइल्ड हु हैज पास्ड अवे। अगर आपके किसी बच्चे की डेथ हो गई है, पर जिस बच्चे की डेथ हुई है उसका बच्चा या स्पाउस जिंदा है, तो उस बच्चे का नाम भी लिख लीजिए जिसकी डेथ हो गई है। अब काउंट करें कितने लोगों के नाम लिखे हैं आपने। इन सब लोगों में आपकी वेल्थ को इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा अगर आपकी डेथ होती है बिना विल बनाए। क्या ये डिवीजन आपको मंजूर है, या आप चाहते हैं कि पहले मेरे स्पाउस पे जाए उसके बाद बच्चों पे जाए? विच इज बेटर, पहले स्पाउस पे फिर बच्चों पे, या अभी सबको मिल जाए? व्हाट डू यू थिंक? अगर आप चाहते हैं पहले स्पाउस पे जाए फिर बच्चों पे जाए तो विल बनाएं। अगर विल नहीं बनाएंगे तो यही होने वाला है, राइट? ओके। फिर लोग मुझसे कहते हैं आई हैव नॉमिनीज फॉर ऑल माई बैंक अकाउंट्स और आई हैव जॉइंट अकाउंट। मैंने तो सारे अकाउंट्स में नॉमिनी बनाए हुए हैं, मैंने जॉइंट अकाउंट खोल रखे हैं, इसलिए मुझे विल बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि नॉमिनी इज नॉट द ओनर ऑफ द फंड्स, नॉमिनी इज जस्ट द केयर टेकर, ट्रस्टी, और आजकल वो वर्ड गलत है, मैं बोलता नहीं हूं, चौकीदार है वो, राइट? नॉमिनी का काम खाली क्या है? पैसा लेना और बांट देना, रखना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक फिक्स डिपॉजिट है 10 लाख रुपए की जो मेरे नाम पे है, मेरी वाइफ उसमें नॉमिनी है। मेरी डेथ के बाद बैंक ये पैसा मेरी वाइफ को देगा, किस लिए? बांटने के लिए, रखने के लिए नहीं।
और उनको ये मेरे लीगल हेयर्स में बांटना पड़ेगा जो आपने लिखे हैं अभी। तो नॉमिनेशन से कोई ओनर नहीं बनता। फिर लोग मुझसे कहते हैं जी जॉइंट अकाउंट्स हैं हमारे पास, जॉइंट अकाउंट है, मैंने और मेरे स्पाउस ने मिलकर जॉइंट अकाउंट खोला हुआ है और ये आइदर सर्वाइवर के बेस पे, तो सब कुछ मेरे बाद मेरी वाइफ को मिल ही जाएगा, मैं विल क्यों बनाऊं? तो क्या आपको पता है एज पर लॉ इफ अ एसेट इज जॉइंटली ओन्ड इट इज इक्वली ओन्ड। तो जितने अकाउंट्स आपके स्पाउस के साथ हैं उसमें 50% ओनरशिप आपकी है, 50% आपके स्पाउस की है। तो 10 लाख का अकाउंट है आइदर सर्वाइवर मेरा और मेरी वाइफ के बीच में, और लॉ के हिसाब से 5 लाख मेरा है, 5 लाख मेरी वाइफ का है, और ये मेरी डेथ से पहले भी मेरी डेथ के बाद भी है, राइट? तो मेरी डेथ के बाद मेरी वाइफ को जो 5 लाख मेरे हिस्से के हैं वो मेरे लीगल हेयर्स को देने पड़ेंगे। यही लॉ है, यही लॉ है। तो आपके दो रीजंस जो थे नॉमिनेशन और जॉइंट अकाउंट वो बिल्कुल गलत हैं व्हेन इट कम्स टू नॉट मेकिंग अ विल। फिर मेरे पे लोग आते हैं इट्स अ टैबू, दे आर सुपरस्टिशियस ऑफ मेकिंग विल, कि विल बना दी तो जल्दी मर जाएंगे। मैं आपको बता सकता हूं पोस्ट कोविड आई वुड हैव हेल्प्ड एटलीस्ट 35,000 इंडिविजुअल्स क्रिएट देयर विल। कम से कम 35,000 लोगों की मैंने विल खुद बनवाई है कोविड के बाद, एंड लकीली ऑल ऑफ देम आर अलाइव, राइट? फिर लोग मुझसे कहते हैं माई चिल्ड्रन विल नेवर एवर फाइट ओवर माई एसेट्स। मैंने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, इतनी अच्छी परवरिश दी है कि वो मेरे पैसों पे कभी लड़ाई नहीं करेंगे। तो उन पेरेंट्स को मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जब आपके बच्चे या आपके किड्स छोटे थे और आप उनके लिए खिलौने लेके आए, टॉयज लेके आए, क्या वो उन खिलौनों के लिए लड़े? और जिन बच्चों से आपके जीते जी अपने बचपन में अपने खिलौने नहीं बांटे गए, आपको लगता है आपकी डेथ के बाद जब आप नहीं होंगे अपनी वेल्थ बांट लेंगे आपकी? जब उनका एक लाइफ पार्टनर और अटैच है जो इस वेल्थ में इंटरेस्टेड है। मेरी आपको यही सलाह है, डोंट एज्यूम एन एग्रीमेंट अमंग्स योर चिल्ड्रन व्हाइल यू आर अलाइव, क्रिएट वन बिफोर यू डाई। ये पायस ड्यूटी है हर एक पेरेंट की कि उसकी वेल्थ की वजह से उसके बच्चों में लड़ाई ना हो। और अगर आप ये सुनिश्चित करके नहीं जा रहे या कोशिश नहीं कर रहे तो आप उन्हीं बच्चों के साथ सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारी सबसे प्रेशियस एसेट क्या है? हमारे बच्चे, और हमारे बच्चों का सबसे प्रेशियस एसेट क्या है? उनके आपस में रिलेशनशिप। और वो अगर आपकी वजह से डिस्ट्रॉय होते हैं तो ये गलती आपकी है, बच्चों की नहीं है। अगर आपके बच्चे आपकी वेल्थ के लिए लड़ते हैं तो गलती किसकी है? बच्चों की या आपकी? आपकी। आपने वो एग्रीमेंट क्रिएट करने की कोशिश नहीं करी जो आपको उनके जीते जी करना चाहिए था, राइट? और फिर लोग मुझसे कहते हैं मेकिंग अ विल इज कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। विल बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स है, टाइम लगता है, ये बड़ा महंगी चीज है। मेकिंग अ विल इज द मोस्ट सिंपलेस्ट डॉक्यूमेंट। इंडिया में इससे सिंपल तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अगर आपको यह भी मुश्किल लगता है तो दुनिया में और कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं इससे सिंपल, राइट? इट्स नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव, इट्स नॉट एट ऑल कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट एट ऑल टाइम कंज्यूमिंग। इनफैक्ट आई विल से वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप विल बना के जाते हैं तो आप एक रास्ता छोड़ के जाते हैं, और विल के बिना रास्ते बंद हैं, लड़ाई या कोर्ट ही ऑप्शन है, राइट? चलिए, हु कैन मेक अ विल? विल कौन बना सकता है? एनी पर्सन हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ विच ही इज सब्जेक्ट टू कैन मेक अ विल। जो भी मेजर व्यक्ति है वो विल बना सकता है। पर एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है? एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है? 18 ईयर्स नहीं है सबके लिए। अगर एक बच्चे के ऊपर गार्डियन अपॉइंट हो गया तो वो मेजर होता है 21 पे, नॉट 18। सबके लिए 18 है। तो अगर एक बच्चे ने अपने दोनों पेरेंट्स खो दिए 18 साल से पहले और उस पर गार्डियन अपॉइंट कर दे कोर्ट, तो वो बच्चा अब 21 साल में जाके मेजर होगा, 18 में नहीं होगा। बाकी सबके लिए 18 है। दूसरा जो चीज चाहिए विल बनाने के लिए वो है साउंड माइंड। आप मेंटली एक्टिव होने चाहिए। आपका माइंड बिल्कुल
परफेक्ट होना चाहिए, आपके अंदर टेस्टामेंट्री कैपेसिटी होनी चाहिए डिसीजन लेने की, और वो यंगर एजेस में ज्यादा होती है ओल्डर एजेस में। तो अगर आपकी ने आज विल बनाई और आज से 20 साल बाद विल बनाई, आज वाली विल में टेस्टामेंट्री कैपेसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि आपका माइंड ज्यादा अच्छा होगा उस एज में, राइट। व्हाट कैन आई विल, मैं क्या विल कर सकता हूं, विल में क्या क्या लिख सकता हूं। ऑल प्रॉपर्टीज विच आर मूवेबल एंड इमूवेबल, आपकी जितनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी आप उसको विल कर सकते हैं। पर देखना क्या है, दो चीज चेक करनी है। अगर आपको डिसाइड करना है क्या मैं इसको अपनी विल में इंक्लूड कर सकता हूं या नहीं, दो चीज चेक करनी है। पहली चीज, क्या ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे नाम है, आंसर आना चाहिए यस। और दूसरा है, इज इट ट्रांसफरेबल, क्या ये ट्रांसफर हो सकती है। दोनों का आंसर यस है, आप इसे विल में डाल दो। आपके नाम होनी चाहिए और ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, तो ये विल में इंक्लूड हो सकती है। विल में आप अपनी फ्यूचर प्रॉपर्टी भी डाल सकते हो, जो प्रॉपर्टी आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। अगर आप मुझसे पूछो क्या मैं अपने विल में ताजमहल डाल सकता हूं, मेरा आंसर होगा यस, क्योंकि विल में आप कुछ भी डालो, आपकी डेथ वाले दिन हम चेक करेंगे क्या ये आपका है। अगर है तो विल से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो यू कैन विल एनीथिंग विच यू आर लाइकली टू ओन। आप अपनी लीज होल्ड प्रॉपर्टीज को भी विल कर सकते हो, और अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी विल कर सकते हो। पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना शेयर विल कर सकते हो, खाली किसी और का नहीं। अब मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ विल वेरी क्विकली। पहला है, विल मस्ट बी डेटेड। डेट विल के ऊपर कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि लास्ट विल ऑफ द पर्सन इज द वैलिड विल, और अगर आपने डेट नहीं डाली विल में तो ये पता नहीं चलेगा ये लास्ट विल है या नहीं। सेकंड इज, जो विल बना रहा है उसके साइन कंपलसरी है विल पे। आइडियली साइन हर एक पेज पे होनी चाहिए, पर कम से कम आखिरी पेज पर तो साइन कंपलसरी है ही। थर्ड है, इट मस्ट एक्सप्रेस अ डिजायर दैट द टेस्टेटर्स विशेस शुड बी कैरिड आउट आफ्टर डेथ। कोई डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपर्टी वाइल यू आर अलाइव दे रहा है तो वो विल नहीं है। मेरे पे दो घर हैं, मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूं, उसमें कहता हूं मैं ये वाला घर, एक घर अपने बेटे को आज से दे रहा हूं और दूसरा घर दूंगा डेथ के बाद। अब ये डॉक्यूमेंट विल नहीं रहा, क्योंकि ये इंप्लीमेंट हो गया मेरी अलाइव रहती। किसी डॉक्यूमेंट को अगर विल क्वालिफाई करना है तो उसको डेथ के बाद ही इंप्लीमेंट होना चाहिए, डेथ से पहले नहीं। देयर मस्ट बी अ डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर किसी को प्रॉपर्टी दो तो ही विल है। अगर मैं एक डॉक्यूमेंट में लिखूं आई वॉन्ट माई सन टू बिकम अ डॉक्टर, ये विल नहीं है। पर अगर मैं लिखूं आई वॉन्ट माई सन टू बिकम अ डॉक्टर, फॉर दिस आई एम गिविंग हिम 50 लाख रुपीज आफ्टर माई डेथ, अब ये विल है। तो खाली बातें बनाने से विल नहीं होगा, पैसे दीजिए, राइट। विल मस्ट बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस। कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए विल में, और इसमें अंडरलाइन किया हुआ एटलीस्ट। इसका मतलब 2 से ज्यादा विटनेस हो सकते हैं, और आइडियली 2 से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि कल को विल कॉन्टेस्ट होगी तो इनमें से कम एक विटनेस को कोर्ट में इन पर्सन जाके बोलना पड़ेगा, आई सॉ हिम साइनिंग द विल। और ये तभी ज्यादा मुमकिन है अगर 2 से ज्यादा विटनेस हो, तो कम से कम कोई तो जाएगा। लास्ट है, विल अ विटनेस नीड नॉट रीड द कंटेंट्स ऑफ द विल। विटनेस को पता होने की जरूरी नहीं है विल के अंदर क्या लिखा है। विटनेस खाली इस बात की विटनेस कर रहा है आई सॉ हिम साइनिंग द विल, इसके बाद उसका काम खत्म। तो अगर मेरी विल है और मुझे आपसे विटनेस करानी, मैं क्या करूंगा, आखिरी पेज खोलूंगा जहां मैंने साइन करे हैं, आपके सामने साइन करूंगा और आपसे कहूंगा एज विटनेस नीचे साइन करो, ये कंफर्म करते हुए कि आपने मुझे साइन करते हुए देखा है। कल को कोई आपसे पूछे आपने इस विल के विटनेस बने, आपको क्या पता है इसके अंदर क्या लिखा है, आप कह दो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पता होना जरूरी नहीं है। मैं खाली इस बात की विटनेस कर रहा हूं कि मैंने साइन करते हुए देखा, फिनिश। और लास्ट पॉइंट है, विटनेस और हिज और हर स्पाउस कैन नॉट बी अ बेनिफिशियरी इन अ विल। जिसको इस विल से कुछ मिल रहा है वो इस विल का विटनेस नहीं हो सकता। तो सपोज मैंने एक विल बनाई, उसमें अपने 2 बेटों के नाम, और उनमें से एक बेटा इसका विटनेस भी बन गया, तो क्या यह विल इनवैलिड हो गई? नहीं, विल अभी भी वैलिड है, पर जो बेटा इसमें विटनेस बना उसको इस विल से कुछ नहीं मिलेगा। तो यह बहुत अच्छा तरीका है किसी को डिसइनहेरिट करने का बिना बताए।
नहीं, तो आप कहो मुझे तुझसे इतना ज्यादा प्यार है कि तुझे तो विटनेस ही बनाऊंगा विल का, वो बेटा सोचेगा मेरे सबसे ज्यादा प्यार है, कितना प्यार है तो बाद में पता चलेगा। ओके गुड। विल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसका नाम है एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर। whom do you wish to give power to implement your will? आपका आफ्टर डेथ एजेंट जो इस विल को इंप्लीमेंट करेगा आपके बाद, वो एग्जीक्यूटर है। और बिना एग्जीक्यूटर के विल इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। एग्जीक्यूटर इज कंपल्सरी इन अ विल। और मेरे पे इतनी सारी विल्स आती हैं जिसमें एग्जीक्यूटर अपॉइंट ही नहीं होता। आई डोंट नो द रीजन। बिना एग्जीक्यूटर के विल इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। और विल में अगर एग्जीक्यूटर नहीं होगा तो कोर्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा एग्जीक्यूटर को, कोर्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा एग्जीक्यूटर को। और विल बना क्यों रहे हैं? कि कोर्ट ना जाना पड़े। नहीं तो उसमें ऐसी इतनी बड़ी गलती कैसे छोड़ सकते हो? एग्जीक्यूटर ही नहीं बनाया। सो योर आफ्टर दैट एजेंट टू इंप्लीमेंट द विल इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटर। विल कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड विदाउट एन एग्जीक्यूटर। इफ यू डू नॉट अपॉइंट वन, कोर्ट विल अपॉइंट वन, राइट। एग्जीक्यूटर की ड्यूटी क्या है? डेथ के बाद सारे एसेट्स का कंट्रोल एग्जीक्यूटर को मिल जाता है। और एग्जीक्यूटर की लायबिलिटी है, लीगल लायबिलिटी है कि वो इस विल को इंप्लीमेंट करे। क्या एग्जीक्यूटर वो सामान खुद रख सकता है? नहीं। जो विल में इंस्ट्रक्शन है उसको वो फॉलो करने होंगे। एग्जीक्यूटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आफ्टर यू इन अ विल। तो अपना एग्जीक्यूटर बहुत ध्यान से बनाइएगा विल में। और एग्जीक्यूटर ढूंढते हुए क्या देखना है? अपने विल के अंदर एग्जीक्यूटर ढूंढे तो क्या देखें उसके अंदर, कैसे ढूंढे एक अच्छा एग्जीक्यूटर? तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मुझे इतने साल काम करने के बाद समझ में आए। जो पहला पॉइंट है, ही और शी शुड बी अ वेल विशर ऑफ द फैमिली। परिवार का शुभ चिंतक होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो आपके बच्चों से कहे तुम्हें तो 10 करोड़ रुपए मिले, मुझे क्या मिला। नहीं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ही और शी शुड बी अ वेल विशर ऑफ द फैमिली। जिसको आपके परिवार से दर्द हो उसी को एग्जीक्यूटर बनाइएगा। शुड बी यंगर एंड हेल्थियर देन यू। आपसे उम्र में कम होना चाहिए और हेल्थियर होना चाहिए, जिसकी मोर चांसेस हैं सर्वाइव करने के। शुड बी फेथफुल एंड अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी एंड शुड नॉट बी अ माइनर। इवन कंपनीज एंड बैंक्स बिकम एग्जीक्यूटर्स, राइट। तो 6 क्वेश्चंस हैं विल रिलेटेड जो मैं आपको दे आर मोर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, विल डू क्वेश्चंस लेटर। व्हाट डू आई ओन एंड व्हाट एम आई लाइकली टू ओन। मेरे पे आज क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। हु विल रिसीव योर एसेट्स इन व्हाट प्रोपोर्शन एंड व्हाट वे। किसको ये पैसे मिलेंगे आपके बाद और कैसे। व्हाट एसेट्स डू यू हैव स्पेसिफिक विशेस फॉर। वो ग्रैंडफादर की वॉच किसे दोगे, वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ एल्बम किसे दोगे, वो घड़ी वो ज्वेलरी पीस किसे दोगे। अगर फिजिकल एसेट है स्पेसिफिक विशेष बताइए। किसके ऊपर आपको ट्रस्ट है कि ये विल इंप्लीमेंट करेगा। और आप अपनी विल खुद लिखना चाहते हो या किसी एक्सपर्ट से लिखवाना चाहते हो। और लास्ट है वेयर वुड यू लाइक टू स्टोर दिस विल। लिखने के बाद कहां रखोगे, राइट। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट विल विच यू नीड टू डिसाइड बिफोर यू क्रिएट अ विल, राइट। डू यू नो अ विल नीड नॉट बी टाइप, स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड। विल को प्लेन पेपर में बना सकते हैं यहां बैठकर अपनी ओन हैंड राइटिंग पे। और इसको किसी ऑफिस के अंदर जाके रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है। आप यहां पे एक विल बनाएं अपनी हैंड राइटिंग में, साथ में बैठे हुए 2 लोगों से विटनेस करा लें, विल वैलिड है, विल वैलिड है। इतना आसान डॉक्यूमेंट है ये बनाने के लिए, राइट। पर अगर आप मुझसे पूछो क्या मुझे एक विल प्रॉपरली टाइप करनी चाहिए, स्टैम्प पेपर में बनानी चाहिए और इसको प्रॉपरली रजिस्टर कराना चाहिए, मैं कहूंगा हाँ। क्योंकि इन तीनों चीजों की वजह से विल की वैलिडिटी इंप्रूव हो जाती है। इसके चांसेस ऑफ पीपल कंटेस्टिंग द विल गो डाउन, राइट। चलिए, आई विल स्किप द मुस्लिम विल्स। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे करना चाहता हूं। आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट। तो अगर आप मुझसे पूछें एस्टेट प्लानिंग के बारे में, तो आई वुड से एस्टेट प्लानिंग इज 90% इमोशंस, 10% टेक्निकल। अभी तक मैं आपको टेक्निकली बता रहा था सब चीजें,
पर असल में ये 90% इमोशंस हैं, 10% ही टेक्निकल है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप एक अच्छी विल नहीं बना पाओगे, राइट। मैं आपको कुछ इंस्टेंसेस देता हूं जहां पे इमोशंस बिकम सो इंपॉर्टेंट इन अ विल, राइट। तो ये एक यूएस में कहावत है, यू रियली डोंट नो योर चिल्ड्रन अंटिल दे हैव डिवाइडेड योर इनहेरिटेंस। आप अपने बच्चों को तभी जानते हो जब आपके बाद वो आपकी सिंपल है, इज इक्वल फेयर, इज इक्वल फेयर, equal is the maybe the easiest way out, but it is not fair generally। मैंने बहुत कम इंस्टेंस देखे जहां पे इक्वल फेयर है। मैं आपको इंस्टेंस देता हूं। इक्वल बहुत आसान तरीका है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल तरीका है, पर क्या ये फेयर है? मैं आपको एक इंस्टेंस देता हूं, आप बताइए फेयर है या नहीं। सपोज मेरे दो बच्चे हुए, एक बेटा डॉक्टर बना और उसको डॉक्टर बनाने के लिए मैंने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए ट्यूशन फी में। दूसरा स्मार्ट था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, हार्डली 4-5 लाख रुपए लगे। डेथ के बाद मैं दोनों को इक्वली देता हूं, एम आई फेयर? एम आई फेयर? एम आई फेयर? नो। पर ट्राई एक्सप्लेनिंग दिस टू द डॉक्टर सन कि मैं तुझे 1 करोड़ रुपए इसलिए कम दे रहा हूं क्योंकि तेरी पढ़ाई पे 1 करोड़ ज्यादा लगे थे। वो कहेगा मैंने रोका था उसको डॉक्टर बनने के लिए। एज पेरेंट इट वॉज योर ड्यूटी टू फंड देयर एजुकेशन। उसकी में 5 लाख लगे, मेरे में 1 करोड़ रुपए लगे, मेरी गलती क्या है इसमें, राइट? अब मैं इसका दूसरा एग्जांपल और देता हूं। आपके 2 बच्चे, वन इज स्ट्रगलिंग इन लाइफ, सेकेंड वन इज डूइंग वेल इन लाइफ, है ना। एक है फाइनेंशियल हालत खराब है, मुश्किल से सर्वाइव कर पाता है, दूसरा सही चल रहा है, लाइफ बढ़िया चल रही है। आप क्या करोगे? यू विल गिव मोर टू द चाइल्ड हु इज स्ट्रगलिंग एंड लेस टू द चाइल्ड हु इज डूइंग वेल इन लाइफ, यही करोगे। बट बाय डूइंग सो यू आर पनिशिंग सक्सेस एंड रिवॉर्डिंग फेलियर। आप जिस बच्चे ने आपकी जिंदगी भर सुनी, सब कुछ सही किया और सक्सेसफुल हो गया, उसको सजा मिल रही है इस बात की, और जिसने कुछ नहीं किया आज तक उसको उसका इनाम मिल रहा है। आर यू फेयर? That's the problem. That's the problem. Problem with parents is they not only have to be fair, they need to appear to be fair also. आपको फेयर होना भी और लगना भी चाहिए फेयर हो। आप समझ रहे हो? दोनों चीजें एक साथ, और ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है, राइट? चलिए एक और चीज बताता हूं। आफ्टर योर चाइल्ड इनहेरिट्स, विल इट बी देयर फॉर योर ग्रैंड चिल्ड्रन? जो पैसा आप अपने बच्चों को दे के जा रहे हो, आपके पोता पोतियों तक बचेगा? नहीं सी। अच्छा चलिए एक बार आपसे फिर पूछता हूं, डू यू वांट इट टू कंटिन्यू टू योर ग्रैंड चिल्ड्रन? बता ना क्वेश्चन। क्या आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति, जो आपने संपत्ति बनाई, ये वेल्थ बनाई, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी फैमिली में चलती रहे? नहीं। पर एक वर्ल्ड में ट्रुथ है, 70% ऑफ अ फैमिलीज वेल्थ इज डिस्ट्रॉयड बाय द फर्स्ट जनरेशन वेल्थ। तो बेसिक रीजन है, आपकी वेल्थ का पर्पस क्या है? ये जो वेल्थ आपने कमाई है, इससे आप क्या कर सकते हो? खाली एक चीज कर सकते हो सर, आप एक ऐसे इनहेरिटर्स को क्रिएट करने में मदद कर सकती है ये वेल्थ, जिनके पास वो पावर हो या वो स्किल्स हो जिससे कि वो अपनी वेल्थ क्रिएट कर सके और आपकी वेल्थ का ध्यान रख सके। जो ह्यूमन कैपिटल है फैमिली में, वही क्रक्स है वेल्थ मैनेजमेंट का, राइट? चलिए, आर योर चिल्ड्रन स्पेंडिंग देन इनहेरिटेंस एंड यू आर नॉट डेड? मैं बहुत बार लोगों से सुनता हूं, दैट्स माई सन हु इज वेटिंग फॉर मी टू डाई। बुरा लगता है सुनने में, पर सच है। हाउ टू लीव योर वैल्यूएबल्स एंड हाउस होल्ड कंटेंट्स टू योर चिल्ड्रन?
यूएस में एक कहावत है, द फर्स्ट वन टू मॉम्स हाउस आफ्टर हर फ्यूनरल विंस द रेस। मदर की डेथ हुई, 3 भाई थे, 2 गए फ्यूनरल में, एक पहले घर पहुंच गया। सब सामान किसके पास आ गया? जो समझदार था, जो पहले घर चला गया। नहीं, तो आप अपनी डेथ के बाद वो वैल्यूएबल्स को कैसे सिक्योर करोगे, वो भी तो सोचना है। खाली लिख के जाने से कुछ नहीं होगा, उसको इंश्योर करना है, राइट? This might be a very offensive question for many, but I'll still ask it. You may leave everything to your spouse, but would your spouse leave everything to your children only? नहीं. What is the risk? मैं बिल्कुल ओपन ही बोलना पड़ेगा. What is the risk of your spouse remarrying after you die and having a set of children who are not your children? और अब इसकी कोई एज नहीं है. आप ये नहीं कहता मेरी एज चली गई है, ना बच्चे होने की एज है ना शादी होने की एज है, वो इररिलेवेंट हो गई है. नहीं, ओके ओके, नहीं नहीं नहीं. योर ग्रैंडसन वर्सेस योर चाइल्ड में भी केस आते हैं जिसमें एक ग्रैंडफादर अपने पोते को पैसे दे रहा है और बेटा इस बात से दुखी है. तो वो ग्रैंडफादर उससे कहता है कि भाई मैं तेरे बेटे को जो दे रहा हूं, तुझे क्या दिक्कत है? वो कहता है वो मेरा बेटा, मैं तो तुम्हारा बेटा हूं, तुम मेरा ध्यान रखो, मैं उसका ध्यान रखूंगा. पर प्रॉब्लम क्या, ग्रैंडफादर क्या कहता है, अगर मैंने अपने पोते का ध्यान नहीं रखा, इसके बस की कुछ नहीं है, तो इसलिए मुझे करना पड़ रहा है. तो इट्स योर सन वर्सेज योर ग्रैंडसन. ओके, तो हाउ टू क्रिएट अ गुड विल? फर्स्ट इज कंसिडर योर वैल्यूज. अब यह तरीका है अच्छी विल बनाने का. आप अपनी विल में अपने वैल्यूएबल ट्रांसफर कर रहे हैं या वैल्यूज भी ट्रांसफर कर रहे हैं? बताइए, क्या अपने विल में अपने वैल्यूएबल ही ट्रांसफर कर रहे हैं या वैल्यूज भी ट्रांसफर कर रहे हैं? आप पूरी लाइफ हार्ड वर्क के लिए वैल्यू थी आपकी कि हार्ड वर्क करो, क्या वो रिफ्लेक्ट होता है विल में? विल इज योर लास्ट मैसेज टू द वर्ल्ड. विल में बोथ वैल्यूज एंड वैल्यूएबल शुड बी ट्रांसफर्ड. इट शुड रिफ्लेक्ट हु यू वर, हु यू आर. आपकी वैल्यूज भी आपकी विल में दिखने चाहिए. These were my principles in life and these are reflected in my will. Second is face family dynamics. जिनको आप बांट रहे हो वो एक फैमिली है और फैमिली में सब लोग बराबर नहीं होते. सबकी अपनी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, राइट? आपको वो ध्यान में रखना है. उनके आपस में रिलेशनशिप्स हैं जिनको ध्यान में रखना है. तो फैमिली डायनेमिक्स को जरूर देखिए. थर्ड है स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स एंड देन गो टू बिग थिंग्स. आपकी लाइफ में 2 तरीके के एसेट्स हैं, एक फिनेंशियल एसेट्स और एक इमोशनल एसेट्स. फिनेंशियल एसेट तो आप मुझे पता है विल में इंक्लूड कर लोगे. व्हाट अबाउट इमोशनल एसेट्स? वो जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ एल्बम है फैमिली की, वो किसको मिलेगी? वो जो ग्रैंड मदर की शॉल है या साड़ी का लहंगा है जो उन्होंने शादी में पहना था, वो किसको मिलेगा? स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स देन गो टू बिग थिंग्स. उन पे पावर है, वो किसी भी चीज पे लड़ सकते हैं, यह उनकी पावर है. और ये आपकी पावर होनी चाहिए कि मैं लड़ने नहीं दूंगा. ये आपके और उनके बीच में युद्ध है, युद्ध, वॉर है कि मैं लड़ने नहीं दूंगा. वो कहेंगे हम लड़के रहेंगे, देखते हैं कौन जीतता है, राइट? स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स देन गो टू बिग थिंग्स. छोटी छोटी चीजों को आप, इमोशनल चीजों को भी डिवाइड करिए जिनकी इमोशनल वैल्यू है, फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है. इट्स फुटबॉल नॉट फिशिंग. आपकी एस्टेट प्लानिंग आप खुद नहीं कर सकते क्योंकि प्री डेथ लोग चाहिए, पोस्ट डेथ लोग चाहिए. प्री डेथ तो आप कर दोगे, पोस्ट डेथ क्या होगा?
तब तो आप नहीं होगे ना। तो आपको टीम बनानी पड़ेगी, ग्रुप ऑफ पीपल क्रिएट करने पड़ेंगे अपनी एस्टेट प्लान को करने के लिए। आप अकेले अपनी एस्टेट प्लानिंग कर ही नहीं सकते, नोबडी। ये फुटबॉल गेम है, फिशिंग नहीं है कि एक जना गया करके आ गया। और आखिरी है, रिकॉग्नाइज इक्वल इज नॉट ऑलवेज फेयर। मैं बार बार कहूंगा, इक्वल इज नॉट फेयर। इक्वल इज द इजीएस्ट वे बट नॉट द बेस्ट वे। आपका एस्टेट प्लान शुड रिफ्लेक्ट हु यू आर एंड व्हाट डू यू वांट, नॉट व्हाट इज प्रेवलेंट इन द मार्केट, राइट। और आखिरी में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछ के मैं खत्म करूंगा। पहला, एट व्हाट एज शुड अ नॉर्मल इंडियन क्रिएट अ विल? किस एज पे एक नॉर्मल इंडियन को विल बना देनी चाहिए? चलिए उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं। एक पेज पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको पता चलेगा किस एज पे आपको बनानी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए DDMMYYY फॉर्मेट में, लिखिए लिखिए, डेट ऑफ बर्थ DDMMYYY फॉर्मेट में। लिखा आपने? फोन पे लिख लीजिए, किसी पे भी लिख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ लिखिए अपनी DDMMYYY फॉर्मेट में। अब हम जानना चाहते हैं किस एज पे हमें विल बनानी चाहिए। अब इसके नीचे लिखिए डेट ऑफ डेथ। विल बनानी चाहिए डेथ से पहले। और आप में से किसी को भी अपनी डेट ऑफ डेथ नहीं पता, तो विल कब बनानी चाहिए? आज अभी। एक्चुअली यू आर लेट। You should have made a will when you first acquired your asset and you were a major. और मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ के ये खत्म करूंगा, और ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन। इफ यू डाई टुडे, वुड यू लीव एन इनहेरिटेंस और अ मेस? अगर आज की डेट में आपकी मृत्यु होगी तो आप अपने बच्चों के लिए संपत्ति, प्रॉपर्टी छोड़ के जाओगे या मुसीबत छोड़ के जाओगे, झगड़ा छोड़ के जाओगे? हम में से सब चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर्टी और वेल्थ देके जाएं, पर हम ज्यादातर बच्चों को मुसीबत और झगड़ा देके जाते हैं। तो मैं फिर भी आपसे बार बार कहूंगा, मेक योर डेथ ब्यूटिफुल, डोंट मेक इट अगली, डोंट मेक इट अगली। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। Yes, sir. हेलो। या एक मिनट, लास्ट स्लाइड चला देना भैया, लास्ट वाली स्लाइड। हाँ जी, बोलिए सर, पूछिए। Wills have been challenged. Every document you create can be challenged. Priyamvada Birla's will in favor of Lodha has not yet been settled. So 20 years. So probate application is pending at the Calcutta High Court. सर, आप कैसी भी विल बना दो, कोई भी डॉक्यूमेंट बना दो वर्ल्ड में, वो चैलेंज हो सकता है। मैं ये मुश्किल कर सकता हूं कि चैलेंज करना मुश्किल, और उसका तरीका क्या है? कई तरीके हैं। एक तो आप विल प्रॉपरली ड्राफ्ट करो, प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करो, उसको रजिस्टर करो, तो उसको चैलेंज करना मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल अभी भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे आपकी डेथ के बाद अभी भी लड़ेंगे आपके पैसों के लिए, तो आप एक चीज कर सकते हो जिससे विल को चैलेंज करना और मुश्किल हो जाएगा। Here the asset involved is 25,000 crores. सर, आपकी there are assets which are unclaimed, I agree. Unclaimed नहीं है, probate application is pending. Sir, probate is a necessity only in Mumbai, Chennai, Calcutta. Other places probate is optional. All leading advocates from all over the country argued for Birlas. I can't understand what you are saying. Without mic you speak, it's better. Correct. R.S. Lodha was a chartered accountant. So he must have done a very good job. He was the auditors for the Birlas. He was chairman of president. So you are giving a particular case. But look at the amount involved, 25,000 crores today. It doesn't, amount doesn't matter to me. अगर मेरे पे 10 लाख रुपए हैं, आप पे 1 करोड़ रुपए, मेरे 10 लाख उतने इंपॉर्टेंट हैं आपके 1 करोड़ के। इट डजंट मैटर। समझ लो, एक आदमी है, उसके 10 लाख की वेल्थ है, दूसरे के बाद 100 करोड़ की है, डेथ के बाद दोनों क्या चाहेंगे? मेरे तो 10 लाख आपके 100 करोड़ के बराबर है।
why I was telling is he must have done a very good job. He was a chartered accountant. He was auditor for the Birlas. Let me ask you a simple question. And he also died. Now his son is Sir, waiting. let me ask you a question. Biggest company in India is Reliance Industries. Dhirubhai Ambani didn't create a will. Why? 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 Because he loved his third son more than the other two sons. Simple. Sir, it's not amount of wealth you have or knowledge you have. It is about how you are able to execute a document. Very simple. We can't assume things. धीरूभाई अंबानी को नहीं पता था कि बिल बनाना जरूरी है, वो बिना बनाए क्यों चले गए? क्योंकि तीसरे बेटे से ज्यादा प्यार था रिलायंस के, मैं अपने जीते जी नहीं बांटूंगा, और उससे रिलायंस खत्म हो जाता बिल्कुल. इट्स नॉट एक्चुअली अबाउट मनी, इट इज हाउ गुड अ जॉब यू डू, एंड इट इज योर पायस ड्यूटी टू डू इट ब्यूटिफुली, डू इट प्रॉपरली. राइट? चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? वन मोर क्वेश्चन आई विल टेक. Please use the mic. I am not able to hear. If you have a single child, so if you have a single child, you have a spouse. Would you like to be divided between spouse and child equally right now, or after spouse to the child? Which is better? No, your choice. Your choice. Very simple answer. लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए. राइट? हाँ जी सर. नहीं, एक मिनट सर, मैं उनका क्वेश्चन पूछता हूँ. हाँ बताइए सर. सर, हिंदू फादर का दुनिया में एक ही काम है, देना. लेना उसका काम ही नहीं है, वो सदियों से नहीं रहा. उसका काम क्या है? दो. मैं भी फादर हूं, मेरे भी फादर है, तो हमारा काम क्या है? देना. वो क्लास 1 लीगल हेयर्स में है ही नहीं, वो क्लास 2 लीगल हेयर्स में. अगर जो आपने नाम लिखे उनमें से कोई भी ना रहे तो फादर को चला जाएगा. सर, अगर विटनेस पहले चला जाए तो? नहीं, हिंदू वुमन इज द बेस्ट प्लेस वुमेन टुडे. वो एक HUF में तो मेंबर है और एक में को पार्टनर है, दो जगह से सामान मिलता है. आप देखो ना, हिंदू वुमेन अपने फादर की HUF में तो को पार्टनर बन गई 2005 के बाद, और हस्बैंड की HUF में मेंबर बन गई. मिलेगा दोनों तरफ से. राइट? तो इट्स बेटर टू बी अ फीमेल टुडे, लीगली स्पीकिंग. एग्जीक्यूटर का जरूरी नहीं है. एग्जीक्यूशन कैन बी फॉर लव एंड अफेक्शन, इट कुड बी फॉर कंसिडरेशन, इट्स नॉट नेसेसरी. सर, आपने बताया कि विटनेस जवान होना चाहिए, उसके होने, अगर उससे पहले वो चला जाए तो क्या होगा? नहीं, 2 विटनेस बनाते हैं कम से कम, इसीलिए बाई चांस दोनों चले गए तो फिर कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा, सिग्नेचर उसी के हैं. ठीक. और अगर आपके सामने दोनों में से एक चला गया तो आपको अपनी विल चेंज करनी चाहिए थी, तो आपने गलती करी. ठीक. थैंक यू सर. It's an endless topic, I think. Last question I am taking and we'll close it. Right? Should the executor know that he is being made an executor? Not necessary by law, but as a practice you should tell. Because the person who refuses to become an executor today is a better person than who will refuse later. तो आपको उसको बताना चाहिए, मैं जो एग्जीक्यूटिव बना रहा हूँ, बनने में प्रॉब्लम तो नहीं है. अगर वो ना बोलता है ना, वो बहुत अच्छा आदमी है, उससे तो बहुत अच्छा है जो बाद में ना बोलेगा. He can refuse to be an executor. He can refuse. But once he starts acting as an executor, he cannot go out. Right? Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much.